हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पराग कोश का विकास, लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। फिर जो है आगे आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट अर्थात माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर या परागकण पॉलन ग्रेन या और पॉलन ग्रेन की संरचना। नर युग्म कोडभेद, सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना। परागकण सूक्ष्म बीजाणु नर युग्म कोडभेद की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण का व्यास लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यह प्रायः गोल या अंडाकार सा होता है। यह 2 आवरण का बना होता है। जो बाहर का आवरण होता है वह कठोर होता है, खुरदरा होता है। इसे बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और यह स्पोरोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का ये बाह्य चोल जो है बना होता है। इस आवरण में जो है कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। एक बीजपत्री पौधा में जो है एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधा में इन जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है। और यहीं से जो है पराग नलिका का अंकुरण होता है, पराग नलिका निकलती है, जिसकी खोज जो है जीबी एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में की थी। तो जैसे यदि यह परागकण ऐसे गोल है या अंडाकार है, तो बाहर का जो भाग होता है ऐसे खुरदरा कठोर होता है, जो कि स्पोरोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है इसे। और इसी में जो है जनन छिद्र पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे के परागकण में एक जनन छिद्र होता है। द्विबीजपत्री में जो है 2 जनन छिद्र होते हैं। परागकण अंकुरण के पश्चात पराग नली यहीं से निकलता है, जिसकी खोज जो है सीबी एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में की थी। फिर जो है इस बाह्य चोल के नीचे पतली
कोमल इंटाइन अंताचोल, इसके नीचे जो है इसे इससे सटा हुआ ही पतली कोमल इंटाइन अर्थात अंताचोल पाया जाता है। और यह अंताचोल पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, अर्थात सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो दोनों के मिश्रित रूप को हम पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। परागकण में जो है दोनों अस्तरों के मध्य में कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म तथा एक बड़ा केंद्रक होता है। परागकण गोल होता है, अंडाकार आकृतियों का हो सकता है और बायचोल भी विभिन्न प्रकार की रूपरेखा वाली जो है बायचोल भी हो सकती है। तो ये जो है परागकण की संरचना रही। फिर है कि परिपक्व परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। जब पराग कण उसमें विकसित हो जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो किस प्रकार से उसमें स्फुटन होता है, कैसे वो फटता है, जिससे परागकण स्वतंत्र अवस्था में आ जाता है। तो जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें दो कोशिकाएं, एक होता है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल, समाहित होता है। परागकण के परिपक्व होने पर उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल मतलब दैहिक कोशिका और जनरेटिव सेल जनन कोशिका। तो जो दैहिक कोशिका होती है, दैहिक अर्थात कायिक कोशिका, ये बड़ी होती है, जनरेटिव सेल की तुलना में बड़ी होती है। इनमें प्रचुर मात्रा में जो है खाद्य पदार्थ भरा रहता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो भी बड़ा होता है। केंद्रक भी जो है अनियमित आकृति का होता है, कायिक कोशिका की या दैहिक कोशिका की। और जो जनन कोशिका होती है ये छोटी होती है और ये जनन कोशिका जो है कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में जो है तैरती रहती है। इसकी आकृति जो है स्पैंडल शेप होती है। स्पैंडल शेप मतलब ऊपर भी पतला, नीचे भी पतला, बीच में कुछ चौड़ा, जैसे हम तुर्क रूपी पढ़े ना मूली, तो ऐसे स्पैंडल शेप तुर्क रूपी आकृति होती है। घना जीव द्रव्य होता है। ये जनन कोशिका भी एक केंद्रक वाला होता है। और होता क्या भाई कि स्फुटन प्रक्रिया में जो है परागकोश के परिपक्व होने पर जो अंतःस्तर होता है, अर्थात ये जो अंतःस्तर होता है, ये अंतःस्तर से जो है जल के अणुओं का ह्रास होता है। तो जल के अणुओं का ह्रास होता है तो अंदर की ओर दबता है और जब दबता है तो बाह्य पतली भित्ति, जब अंदर की ओर इसकी जो अंतःचोल है इसमें भी जो बाहर भित्ति है वो अंदर की ओर जब दबता है तो बाहर बाह्य पतली भित्ति पर भी जो है दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण जो है ये फट जाता है। दबाव पड़ने के कारण ये फट जाता है। जैसे देखे होंगे हम लोग कि आजकल वो मौसम चल रहा है कि गर्मी के दिनों में जो है हम लोग के जो लिप्स ओठ होते हैं
इसके ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, और जब टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है दबाव पड़ता है, तो टेम्परेचर जब अधिक होता है तो होता क्या है कि यहाँ से जो नम पदार्थ, तरल पदार्थ होता है जो हमारे ओठ को गीला बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, उससे जब जल वाष्पित होता है तो ये सिकुड़ता है। जल वाष्पित होने के कारण सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण इस पर दाब पड़ता है और ये पतली झिल्ली जो है फट जाती है। उसके नीचे के हम जो झिल्ली होती है, पतली झिल्ली के नीचे का स्तर जो होता है वो भी फट जाता है, ब्लड आने लगता है। या देखते होंगे कि जाड़े के दिनों में या गर्मी के दिनों में कभी भी, विशेष करके गर्मी में थोड़ा अधिक जल्दी दिखाई दे देता है कि कभी भी जो है ऐसा कपड़ा जो जल अधिक अवशोषित करता है, उसे जब हम धोते हैं और फैलाते हैं सूखने के लिए, जैसे सूती कपड़ा है, तो जब वो सूखता है, जल वाष्पित होता है, तो कपड़ा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही जो है इसकी पतली भित्ति से जब जल का वाष्पन होगा तो ये अंदर की ओर सिकुड़ता है, और यहाँ बाहर भित्ति पर भी दबाव पड़ता है, और बाह्य भित्ति जो है फट जाती है, और ये परागकण जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। परागकण के स्वतंत्र होने से पूर्व ही, परागकण के स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकण जो है उनका अंकुरण हो जाता है, और इस क्रिया में सबसे पहले परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजनों के द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनमें से एक केंद्रक जो है बड़ा होता है, जिसे वर्धी केंद्रक कहते हैं, या इसे ही नली केंद्रक कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और एक जो है छोटा होता है, छोटा केंद्रक होता है, जिसे जनन केंद्रक कहते हैं। और कुछ समय पश्चात ये जनन केंद्रक जो है चारों ओर इनके कोशिका द्रव्य जो है एकत्रित हो जाता है इस जनन केंद्रक के चारों ओर, और जनन कोशिका का निर्माण करता है। और प्रायः जो है इसी अवस्था में परागकण परागकोश से स्वतंत्र हो जाते हैं तथा परागण की क्रिया करते हैं। और परागण की क्रिया में होता क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के, या तो उसी पुष्प के, नहीं तो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपकते हैं, तो इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। और चूंकि इनका अंकुरण हो जाता है, वर्तिका द्रव अवशोषित करते हैं वर्तिकाग्र से, तो अंकुरण हुआ रहता है और ये वृद्धि करना शुरू कर देता है, तो पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। तो एक थोड़ा सा यदि हम लोग देखें कि परागकण और नर युग्म कोद्भिद का रेखीय चित्र क्या है। परागकण पॉलन ग्रेन, नर युग्म कोद्भिद मेल गैमेटोफाइट। ये जो परागकण है ना, ये मेल गैमेटोफाइट की क्या है, प्रथम कोशिका है। मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। इनके विकास का रेखा चित्र क्या है, जो कि पीछे भी हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। तो यदि हम लोग थोड़ा सा शार्ट में उसको दोहराने के तौर पर या रेखा चित्र में ही देखें, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े भी थे कि जो क्रियाशील सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यदि यह क्रियाशील सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है, माइक्रोस्पोर मदर
सेल, जो कि क्या है, द्विगुणित है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका क्या है, द्विगुणित है। और इसमें जो है जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ युग्मक निर्माण के लिए, पॉलन ग्रेन के लिए, तो मियोसिस डिवीजन जब हुआ तो 4 जो है अगुणित कोशिका बना, हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण हो गया, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या, आधी रहे। और फिर जो है इनमें से किसी एक को ले लेते हैं जो एक्टिव है, तो इनमें से कोई एक है, ये माइक्रोस्पोर्स है, सूक्ष्म बीजाणु है। इनमें यदि माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिसको अभी हमने बताया कि माइटोसिस डिवीजन अर्थात समसूत्री विभाजन, तो माइटोसिस डिवीजन में जो है ये परागकण की संरचना, जो अभी हमने पहले बताया था कि बाहर का जो आवरण होता है कठोर होता है, खुरदरा होता है, जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन नामक जो है प्रतिरोधक वसा का बना होता है। और नीचे जो है एक पतली भित्ति पाई जाती है जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जिसे अंतःचोल कहते हैं। तो इनके केंद्रक में जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात जो बड़ा केंद्रक एक बना भित्ति की ओर, जिसे हम ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस हैप्लॉइड यन, और एक जो है लंबा सा ऐसे तुर्कनुमा बना, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये भी क्या है, हैप्लॉइड है यन। और फिर जो है ये जनरेटिव सेल का निर्माण कर लेता है आगे चल के। ऐसे एक कोशिका है, और यदि इस जनरेटिव न्यूक्लियस के चारों ओर कोशाद्रव्य का जमाव हो गया तो जनरेटिव सेल्स का निर्माण कर लिया। और यहाँ जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और फिर जो है इसी में यहाँ एक बीजपत्री है तो एक छिद्र होता है जर्मपोर, 2 बीजपत्री होता है तो दो बीजपत्री होता है तो 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो यह जो है परागकण तथा नर युग्मकोद्भिद के विकास का रेखा चित्र है। ठीक है। अब जो है इसके बाद पेस्टेल, पेस्टेल अर्थात स्त्री केसर, मेगा स्पोरेंजियम गुरु बीजाणु धाने अर्थात क्या, ओव्यूल, बीजांड एंड भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक ने अर्थात पुष्प के जो 2 जनन अंग, मुख्यतः नर जनन अंग जिसे पुमंग कहते हैं, और इसमें
नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है, तो कैसे होता है, कैसे इनका विकास होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा जो है वह है स्त्री केसर, मादा जनन अंग, जायांग, जो कि एक या एक से अधिक कार्पेल अंडकों के मिलने से बना होता है। और भ्रूणकोश ये क्या है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।